प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान के प्रथम अध्याय भौतिक जगत का अध्ययन करेंगे। इस पहले चैप्टर में आपको भौतिकी क्या है, भौतिकी का प्रयोजन क्या है, भौतिकी प्रौद्योगिकी तथा समाज के लिए इसकी क्या उपयोगिता है, प्रकृति में मूल बल कौन कौन से हैं और भौतिक नियमों की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको यह ज्ञात होगा कि जो विज्ञान वर्ग के छात्र हैं उनके लिए भौतिक विज्ञान एक अनिवार्य विषय है। तो आइए, जिसको हम अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, उस भौतिकी के बारे में अध्ययन करते हैं, शुरुआत करते हैं उसकी कि भौतिकी क्या है। तो भौतिकी यानी भौतिकी विज्ञान का ही एक शाखा है। विज्ञान आपने कक्षा 10 तक पढ़ा होगा, तो विज्ञान की एक शाखा निकल के आई और उसका नाम है भौतिक विज्ञान। विज्ञान के बारे में आपने पहले से पढ़ रखा है। विज्ञान दो चीज़ों से मिलकर बना है। अगर संधि विच्छेद करें, विज्ञान यानी किसी भी वस्तु का विशेष ज्ञान या व्यापक रूप से प्रकृति का व्यवस्थित अध्ययन विज्ञान कहलाता है। विज्ञान शब्द अंग्रेजी में SCIENC साइंस द्वारा व्यक्त करते हैं और यह लैटिन क्रियात्मक शब्द सेंटिया से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य होता है जानना या टू नो। तो मनुष्य की जानने की संगठित कोशिश तथा उसके द्वारा अर्जित ज्ञान विज्ञान बन जाता है। भौतिक जगत में जो भी घटित होता है उसका क्रमबद्ध अध्ययन यह विज्ञान कहलाता है। विज्ञान के क्षेत्र में मनुष्य के ज्ञान का क्षेत्र विस्तृत होने पर विज्ञान में भी नए नए क्षेत्र विकसित होते गए, जिन्हें वैज्ञानिकों ने अलग अलग भागों में बांट दिया, जिससे कि उनका अध्ययन आसानी से हो सके। तो उसी की एक शाखा का नाम दे दिया भौतिकी यानी कि फिजिक्स। तो प्राचीन काल से भौतिक शब्द का प्रयोग संस्कृत वेदों में किया जाता है, जिसका अभिप्राय है प्राकृतिक। इसी से भौतिकी शब्द की उत्पत्ति हुई है। शब्द फिजिक्स ग्रीक शब्द फ्यूसिस FUSIS से बना है, जिसका अभिप्राय है प्रकृति यानी नेचर। इस प्रकार हम भौतिक विज्ञान को अगर परिभाषित करने लग जाएं तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करती है। अब प्राकृतिक घटनाएं कैसे? हम अपने चारों तरफ होने वाली घटनाओं के बारे में हमेशा जिज्ञासु रहते हैं, जैसे कि दिन रात की पुनरावृत्ति यानी दिन रात होते हैं, ऋतुओं के वार्षिक चक्र, ग्रहण, ज्वार भाटे, ज्वालामुखी, इंद्रधनुष, ये सभी हमें कौतूहल के विषय रहे हैं, यानी जिज्ञासा रही है कि ये सब होते कैसे हैं। दैनिक जीवन में होने वाली इन घटनाओं की व्याख्याएं भौतिक विज्ञान के आधार पर ही दी गई हैं। आगे ये कहें, अगर इसको और विस्तार से मैं बताना चाहूँ तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य माने जिसको अंग्रेजी में मैटर कहते हैं, MATTER, जिसके 3 भाग मुख्यतः होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव से उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी मैटर, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन विद मैटर। भौतिकी में विभिन्न राशियों की यथार्थता से मापने के प्रयास किए जाते हैं, इसलिए भौतिकी को मापन का विज्ञान भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं।
आगे बताया है कि मिस्र, भारत, चीन, यूनान, मेसोपोटामिया तथा संसार के अन्य देशों की प्राचीन सभ्यताओं ने विज्ञान की प्रगति में अत्यावश्यक योगदान दिया है। विज्ञान जो होता है वो सदैव गतिशील होता है। विज्ञान में कोई भी सिद्धांत अंतिम नहीं है। यानी कि अगर हम ये बताएं कि कोई भी सिद्धांत ये अब फिक्स हो गया तो वहाँ पर वो अंतिम नहीं है। वैज्ञानिकों में कोई भी निर्विवाद विशेषज्ञ अथवा सत्ता नहीं है। मान लिया कोई और परीक्षण और परिशुद्धता में संशोधन होते जाते हैं या प्रयोगों द्वारा नए नए परिणाम प्राप्त होते हैं, तो वैसे ही उन सिद्धांतों में उनका स्पष्टीकरण हो जाता है और नए नए सिद्धांत बनते चले जाते हैं। जैसे कि पहले सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, जिसके अनुसार सूर्य सौर परिवार के केंद्र पर स्थित है, कि वृत्ताकार कक्षाओं को दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं द्वारा प्रतिस्थापित करना पड़ा। पहले कहते थे वृत्ताकार कक्षाओं में ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसके बाद दीर्घ वृत्ताकार आया। इसी तरह एक उदाहरण ये है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत आया शुरू में। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत कुछ जो और घटनाएं थीं, जैसे कि प्लैंक का विकिरण सिद्धांत था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव था और अन्य ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत द्वारा नहीं हो पाई। तो उसके द्वारा प्रकाश का कण सिद्धांत लाना पड़ा और उससे उनकी व्याख्या आसानी से हुई। प्रकाश का जो कण फोटोन कहलाता है। इसी प्रकार भौतिकी का प्रयोजन और उत्तेजना, इसके बारे में हम बताते हैं कि क्लासिकल जो फिजिक्स होती है यानी चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत स्थूल परिघटनाओं पर विचार किया गया है। यानी कि यांत्रिकी, वैद्युत गतिकी, प्रकाशिकी, ऊष्मागतिकी जैसे विषय इसमें सम्मिलित होते हैं। जबकि जो अति सूक्ष्म कणों के बारे में, जिन्हें हम आंखों से भी नहीं देख सकते, उनके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स का उपयोग किया जाता है। ये सामने आपको चित्र स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें जो है भौतिक विज्ञान में सिद्धांत और प्रयोग, इसमें रदरफोर्ड अल्फा कण के प्रयोग ने परमाणु के नाभिकीय मॉडल को प्रतिपादित किया, उसका चित्र है ये अल्फा कण प्रकीर्णन का। प्रकृति के मूल बल कौन कौन से होते हैं? प्रकृति के मूल बल, पहला बल गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा दुर्बल नाभिकीय बल, तीसरा विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल, चौथा प्रबल नाभिकीय बल। इनकी अपेक्षित प्रबलता यानी कि कौन किससे कितना स्ट्रांग है या कितना कम है, वो उसका परास इसमें दिया हुआ है। किस किस के बीच लगता है वो ये बताया गया। गुरुत्वाकर्षण बल विश्व में स्थित सभी पिंडों के बीच लगता है। दुर्बल नाभिकीय बल कुछ मूल कण विशेषकर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो के बीच लगता है। विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के बीच लगता है। प्रबल नाभिकीय बल न्यूक्लियॉन और भारी मूल कणों के बीच लगता है। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाला आकर्षण बल है। यह सार्वत्रिक है। अब सार्वत्रिक का मतलब क्या है? यानी कि यह हर जगह किसी भी ब्रह्मांड में अगर कहीं भी दो कण हैं या दो पिंड हैं, उनके बीच लगने वाले इस गुरुत्वाकर्षण बल का जो नियम उस जगह पर लागू होगा वो ही अन्य जगह पर भी लागू होगा। यानी उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। विश्व में प्रत्येक पिंड
प्रत्येक अन्य पिंड के कारण बल का अनुभव करता है। पृथ्वी पर रखी हुई वस्तु पृथ्वी के कारण गुरुत्व बल का अनुभव करती है। अब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जब बताया था तो वो अपने सेब के बाग में बैठे थे। सेब के पेड़ के नीचे जब बैठे थे तो एक सेब ऊपर से गिरा पृथ्वी की तरफ। तभी उन्होंने जिज्ञासा उनके मन में हुई कि ये सेब ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। इसका मतलब उन्होंने यहाँ से ही अनुमान लगाना शुरू किया कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। विश्व की बड़े स्तर की परिघटनाओं जैसे कि तारों, मंदाकिनी यानी गैलेक्सी और मंदाकिनियों के गुच्छे बनने और उनके विकसित होने में इस गुरुत्वाकर्षण बल की बहुत भूमिका होती है। विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल है। जब आवेश रुके हुए होते हैं, विरामावस्था माने रुके हुए, तो इस बल को कूलाम के नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है। कक्षा 12 में आप पढ़ेंगे कूलाम का नियम। सजातीय आवेशों में यानी प्लस प्लस आवेश के बीच प्रतिकर्षण यानी दूर भगाते हैं एक दूसरे को, और विजातीय यानी एक प्लस और दूसरा माइनस हो तो उनके बीच में आकर्षण बल लगता है। गतिशील आवेश चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं, यानी कि आवेश अगर कोई चल रहा है तो उसके अंदर मैग्नेट के गुण भी उत्पन्न होते हैं, चुंबक भी बनाता है वो। चुंबकीय क्षेत्र गतिशील आवेश पर आरोपित बल लगाते हैं। व्यापक रूप में विद्युत और चुंबकीय प्रभाव अविच्छेद हैं, इसीलिए इस बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। ना विद्युत बल ना चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल की भांति ही विद्युत चुंबकीय बल भी काफी लंबी दूरी तक कार्यरत रहता है। गुरुत्व बल की तुलना में यह बहुत अधिक प्रबल होता है। उदाहरण के लिए दो प्रोटॉन होते हैं, नाभिकीय कण होते हैं, तो दो प्रोटॉन के बीच में अगर विद्युत बल और उनके गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करें तो गुरुत्वाकर्षण बल इतना कमजोर होता है कि उसके 10⁻10⁻36 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसका विद्युत बल होता है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि विद्युत बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से कितना मजबूत होता है। प्रबल नाभिकीय बल। नाभिक में प्रबल नाभिकीय बल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को बांधे रखता है। अब नाभिक के अंदर जो कण रहते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो नाभिक के अंदर बंधे रहते हैं, तो बिना किसी आकर्षी बल के प्रोटॉन के पारस्परिक प्रतिकर्षण होने के कारण कोई भी नाभिक असंतुलित हो जाएगा, बिखर जाएगा। चूंकि विद्युत बलों की तुलना में गुरुत्व बल उपेक्षणीय होता है, अतः यह बल गुरुत्वाकर्षण बल नहीं हो सकता। अतः एक ये नए प्रकार का बल है। क्यों? क्योंकि जो दो कणों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता वो तो दोनों के प्रतिकर्षण बल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता, इसीलिए नाभिक बिखर जाता। तो ये जो नया बल है ये प्रबल नाभिकीय बल है। ये सबसे प्रबलतम बल है जो कि लगभग विद्युत चुंबकीय बल का 100 गुना होता है। यह आवेश के प्रकार पर भी निर्भर नहीं करता। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच समान रूप से कार्य करता है। इसका जो परास होता है वो बहुत कम, लगभग नाभिकीय विमाओं यानी नाभिक के अंदर की दूरियों तक ही यह सीमित रहता है, 10⁻15 मीटर, और यह नाभिक के स्थायित्व के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अभी नए अध्ययन के हिसाब से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और भी कहीं अधिक मूल अवयवों, यानी प्रोटॉन, हमने अब तक ये सुना है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये अविभाज्य कण हैं, लेकिन नहीं, ये अविभाज्य कण नहीं है, इनके भी टुकड़े हो सकते हैं। और इनका जो टुकड़ा होता है, इनका जो पार्ट होता है उसको क्वार्क कहते हैं। आते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल केवल निश्चित नाभिकीय प्रक्रियाओं जैसे कि किसी नाभिक के बीटा, ये बीटा होता है, बी की तरह बनता है, बीटा 6 में प्रकट होते हैं। बीटा 6 में नाभिक एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अनावेशित कण जिसे न्यूट्रिनो कहते हैं उत्सर्जित करता है। दुर्बल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल जितना दुर्बल नहीं होता।
परंतु प्रबल नाभिकीय बल और विद्युत चुंबकीय बलों से काफी दुर्बल होता है। दुर्बल नाभिकीय बल का परास बहुत छोटा होता है, 10 की घात -16 मीटर की कोटि का होता है। आगे पढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान में अब हम आपको अपने एक भारतीय वैज्ञानिक के बारे में बताते हैं, सर सीवी रमन, जिनका जो जीवन काल था वो 1888 से 1970 के बीच रहा है। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1818 ईस्वी को तिरुवन्नामलाई में हुआ था। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा 11वीं वर्ष तक की आयु में पूरी करके प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से स्नातक की उपाधि ग्रहण की। शिक्षा समाप्त करने के बाद इन्होंने भारत सरकार की वित्तीय सेवाओं में कार्यभार संभाला। तो ये उनका जीवन परिचय है। उसके बाद इन्होंने जो फिजिक्स के लिए जो काम किया, उनके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से विभूषित किया। तो वर्ष 1924 में लंदन की रॉयल सोसाइटी में इनको सोसाइटी के फेलो के लिए निर्वाचन किया गया और 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। रमन प्रभाव इन्होंने दिया था। रमन प्रभाव में माध्यम के अणुओं जब वो कंपन स्तर पर, ऊर्जा स्तर पर एक्साइटेड होते हैं, उत्तेजित होते हैं, तो प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना पर विचार किया जाता है। उनके इस कार्य ने आगे आने वाले कई वर्षों के लिए अनुसंधानों का एक पूर्ण रूप से नवीन मार्ग खोला। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में बेंगलोर में पहले भारतीय विज्ञान संस्थान और उसके बाद रमन अनुसंधान संस्थान में व्यतीत किए और उन्होंने युवा छात्रों को काफ़ी प्रोत्साहित किया है। तो ये हमारे भारत देश के भौतिक शास्त्री रहे सीवी रमन। मैं आप छात्रों से उम्मीद करता हूं कि आप भी सर्च करके भारत के कुछ और भौतिक शास्त्री जो रहे हैं उनके नाम और उन्होंने फिजिक्स के बारे में क्या क्या योगदान दिया है उसके बारे में आप जानने के लिए उत्सुकता दिखाएंगे और उनके नाम नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फिजिक्स के अंदर भी कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं। तो भौतिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं को मुख्यतः दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। एक क्लासिकल फिजिक्स होती है जिसको चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं और दूसरी आधुनिक भौतिकी जिसको मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत हमारे क्या क्या आते हैं। पहली आती है यांत्रिकी जिसको मैकेनिक्स कहते हैं। इसमें वस्तुओं के निम्न वेगों पर व्यवस्थित गति का अध्ययन किया जाता है और इसकी एक शाखा फ्लूइड मैकेनिक्स यानी तरल यांत्रिकी है जिसमें तरल, द्रव और गैसों के गतिक व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। दूसरी देखिए ऊष्मा गतिकी जिसको थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। इस विषय के अंतर्गत ऊष्मा, ताप तथा सूक्ष्म कणों से बने निकाय में गति का अध्ययन किया जाता है। तो ये सब हमारी क्लासिकल फिजिक्स में है। तीसरा पॉइंट है विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस विषय के अंतर्गत विद्युत चुंबकत्व तथा विद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। चिरसम्मत तरंग यांत्रिकी तथा ध्वनि, क्लासिकल वेव मैकेनिक्स एंड साउंड। इस विषय के अंतर्गत कंपनों तथा प्रगामी और अप्रगामी तरंगों का अध्ययन किया जाता है। पांचवा प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स। इस विषय के अंतर्गत प्रकाश की प्रकृति तथा संचरण का अध्ययन किया जाता है। लेंस, दर्पणों के माध्यम से बनने वाले प्रतिबिंब, अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। अपवर्तन कहते हैं रिफ्लेक्शन को, अपवर्तन कहते हैं रिफ्रैक्शन।
मैं रिफ्लेक्शन बोल गया, अपवर्तन है रिफ्रैक्शन, परावर्तन रिफ्लेक्शन, व्यतिकरण इंटरफेरेंस, विवर्तन डिफ्रैक्शन और ध्रुवण पोलराइजेशन। इनको समझने के लिए जिस भी विज्ञान का आप प्रयोग करते हैं फिजिक्स की वह शाखा, उसको प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स कहते हैं। आते हैं आधुनिक भौतिकी पे, इसमें रिलेटिविटी यानी अपेक्षिता पढ़ते हैं। इस विषय के अंतर्गत उन पिंडों की गति का अध्ययन किया जाता है जो प्रकाश के वेग के तुल्य वेग से गति करते हैं। वास्तव में यह प्रकृति में सापेक्षिकता का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सेकंड, क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स। इस विषय के अंतर्गत आधुनिक भौतिकी के सिद्धांत प्रकाश तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, यानी ड्यूअल नेचर, यानी दोहरी प्रकृति का, प्रकाश की दोहरी प्रकृति, कभी कभी तरंग की तरह व्यवहार करता है, कभी कण की तरह व्यवहार करता है। यह क्लासिकल भौतिकी यानी चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी के मध्य एक ब्रिज का काम करता है, पुल का काम करता है। कौन सी? क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स। तीसरी है परमाणुीय भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स। इस विषय के अंतर्गत परमाणु की संरचना और परमाणु के गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके बाद नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। इस विषय के अंतर्गत परमाणु के नाभिक और उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, नाभिकीय भौतिकी के अंदर। उसके बाद है और भी अन्य बहुत विषय हैं फिजिक्स के, जिन्हें हम कुछ मैं उनके नाम बता देता हूँ, जैसे ठोस अवस्था भौतिकी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, प्लाज्मा भौतिकी, प्लाज्मा फिजिक्स कहते हैं, उच्च ऊर्जा भौतिकी, हाई एनर्जी फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अभियांत्रिकी फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स जिसे बोलते हैं, चिकित्सीय भौतिकी, मेडिकल फिजिक्स, ब्रह्मांड की कॉस्मोलॉजी, जीव भौतिकी, बायोफिजिक्स, रासायनिक भौतिकी, केमिकल फिजिक्स, भूभौतिकी, जियोफिजिक्स। तो फिजिक्स का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। तो फिजिक्स जो प्रौद्योगिकी एवं समाज में फिजिक्स का भी बहुत योगदान है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है, जिसके ज्ञान के बिना विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भी संभव नहीं है। भौतिक विज्ञान का विज्ञान ही सभी शाखाओं के विकास और समाज के उत्थान में बहुत महत्वपूर्ण है। रसायन विज्ञान में भी भौतिकी का महत्व है। प्यारे बच्चों, अणुओं के मध्य लगने वाला अंतराण्विक बलों के आधार पर पदार्थ की रासायनिक संरचना, बंधों के प्रकार आदि का अध्ययन संभव हुआ है। एक्स किरणों के विवर्तन, परमाणु संरचना, रेडियो एक्टिविटी के आधार पर अनेक ठोसों की संरचनाओं का विस्तृत अध्ययन फिजिक्स के द्वारा ही हुआ है, जिनका उपयोग केमिस्ट्री में किया जाता है, रसायन विज्ञान में। जीव विज्ञान में देखिए, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अनेक जैविक प्रतिदर्शी का अध्ययन किया जाता है। जो सूक्ष्मदर्शी है वो फिजिक्स की देन है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के निर्माण से अनेक शारीरिक संरचनाओं का अध्ययन जीव विज्ञान में क्यों संभव हुआ है? क्योंकि फिजिक्स की देन है। खगोल विज्ञान में भी भौतिकी का बहुत महत्व है। प्रकाशीय दूरदर्शी की सहायता से विभिन्न ग्रहों की गति और आकाशीय पिंडों का अध्ययन संभव हुआ है। गणित में भी भौतिकी का बहुत महत्व है। भौतिकी के सिद्धांतों द्वारा अनेक गणितीय विधियों का विकास संभव हुआ है। तकनीकी विकास विशेष रूप से भौतिकी के अनुप्रयोग या एप्लीकेशन कह दीजिए से संबंधित है। भौतिकी के अनुप्रयोग पर आधारित कुछ तकनीक, जैसे कि विद्युत उत्पादन द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, भाप इंजन आदि ऊष्मागतिकी के सिद्धांतों पर के नियमों पर आधारित है। रेडियो, टेलीविजन, एसटीडी, आईएसडी, फैक्स, वायरलेस आदि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण पर आधारित है। परमाणु भट्टी तथा परमाणु बम का विकास नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। रॉकेट नौदन न्यूटन की गति के द्वितीय और तृतीय नियम पर आधारित है। वायुयानों का उड़ना बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। तो इस बात से आप जितने मुझे याद पड़ रहे हैं केवल उतने बता पा रहा हूँ, लेकिन आपको इससे अनुमान लग गया होगा कि फिजिक्स का जो क्षेत्र है वो कितना विस्तृत है। भौतिक विज्ञान पर आधारित खोजों का समाज पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। आवागमन के साधनों तथा दूर संचार के कारण संपूर्ण विश्व निकट आ गया है। आज हम विश्व के किसी भी कोने में तथा चंद्रमा पर भी कम समय में जा सकते हैं। आवागमनों के साधनों के कारण विभिन्न देश और प्रदेशों में लगे लोगों के बीच में अंतर समाप्त हो गया। टेलीफोन, मोबाइल, टेलीप्रिंटर की सहायता से विश्व के दूरस्थ भागों में भी संदेशों का
आदान प्रदान तुरंत हो जाता है। रेडियो टेलीविज़न की सहायता से हम घटनाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं। कंप्यूटर हमारे लिए बहुत उपयोगी है, इसकी सहायता से बहुत सारी जटिल गणनाएं हम आसानी से कर सकते हैं। ये किसके कारण संभव हो चुका है? सब भौतिक विज्ञान के विकास के कारण ही आज जीवन आसान और सुविधाजनक हो गया है। तो आप भौतिक जगत पाठ के सारांश की तरफ बढ़ते हैं। तो सारांश आप देख रहे होंगे कि भौतिक का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है और जिसमें भौतिक राशियों का अत्यंत विशाल परिसर फैला है। 4 मूल बल बताए गए हैं: गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। और प्रकृति में विभिन्न बल प्रभाव क्षेत्रों का एकीकरण भौतिकी की एक मूल खोज है। प्रकृति के संरक्षण नियमों में सम्मिलित कुछ नियम द्रव्यमान, ऊर्जा, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, आवेश, समता संरक्षण नियम है। कुछ संरक्षण नियम एक मूल बल के लिए तो सही होते हैं परंतु अन्य बल के लिए सही नहीं होते। इसकी विस्तार पूर्वक व्याख्या जो है आगे पढ़ेंगे। संरक्षण नियमों का प्रकृति की सम्मितियों के साथ गहरा संबंध है। दिक्, स्थान और काल की सम्मितियों तथा अन्य सम्मितियों की प्रकृति में मूल बलों की आधुनिक सिद्धांतों में केंद्रीय भूमिका है। तो आप समझ गए होंगे कि फिजिक्स का हमारे इस दुनिया के लिए बहुत बड़ा योगदान है। इससे आगे वाली वीडियो में हम मापन और डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे, विमीय सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। धन्यवाद।